इवनिंग छात्रों में कल हम लोगों ने रेडियो एंड टीवी का रंगीन टेलीविज़न का पढ़ा। कक्षा 11 में 3 चैप्टर और 12 में 5 चैप्टर। जैसा कि हमने दिखाया आपको 12 में 5 चैप्टर, इसमें एक चैप्टर बचा था। 2 चैप्टर हम लोगों ने पेपर 1 में पढ़ लिया। पेपर 1 में एक चैप्टर और है, इसमें थोड़ा सा छूटा था। जैसे कि तीव्रताओं, मैंने आपको तरंग की तीव्रता I बराबर ए स्क्वायर और I समानुपाते जो है आयाम के A मतलब आयाम के समानुपाते होती है। तो इस पर सूत्र कभी कभी सवाल आ जाता है, जैसे कि I1 बटा I2 बराबर A1 बटा A2 ये होल स्क्वायर, मतलब I बराबर तीव्रता बराबर आयाम के वर्ग के अनुपाती होती है। तो अगर दो तीव्रताओं का अनुपात 9/25 दिया है तो 9/25 यहाँ लिखेंगे, और आयाम का अनुपात बताइए तो ये वर्ग जो है इधर करणी में लग जाएगा। तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और 25 का 5 हो जाएगा। तो आयाम का अनुपात 3/5 हो जाएगा। इसी चीज़ को ये उलट सकता है, जैसे कि 4 कर देगा, आयाम 4 है, 9 है अनुपात, तो तीव्रता बताइए। तो ये अनुपाते होता ही है, तो इसका करणी उठ आके इसका वर्ग हो जाएगा I का, इसका जो है वर्ग इधर का वर्ग हो जाएगा I तीव्रता का। तो आप देखिए ये 4 है तो 4 चौको 16 और 9 9 81। तो इस तरह के सवाल भी आते हैं छोटे मोटे। आइए तीसरे चैप्टर पर देखते हैं, और साथ ही आज इसमें हम लोग इसका जो तीसरा चैप्टर है तरंगों का परावर्तन और अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, 2 चीज़ें हैं। तो इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है तरंग की अभिलाक्षणिक विशेषताएं बताइए। तो तरंग भौतिक किसी माध्यम में ही चलेगी, और इसके लिए व्यतिकरण विवर्तन होना चाहिए, परावर्तन होना चाहिए, अपवर्तन होना चाहिए, और भौतिक माध्यम के गुणों पर भी निर्भर करेगी, हवा है कि पानी है इस पे भी निर्भर करेगी। तो इस तरह से तरंग की अभिलाक्षणिक विशेषताएं आप बता सकते हैं। इसमें मुख्य सवाल जो आता है, जरूर आता है, हाइगेंस का सिद्धांत क्या है। हाइगेंस आप कान में लगा के सुने। हाइगेंस जो हाईलैंड के एक वैज्ञानिक थे, और 1678 में इन्होंने प्रकाश के तरंग के सिद्धांत को दिया, और इन्होंने प्रकाश को तरंगों के रूप में चलता है ये कहा। ये जब हमारी आँख से टकराता है तो हमें प्रकाश की अनुभूति होती है, तो इसको चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होनी चाहिए। तो इन्होंने एक कल्पना किया, ईथर एक तरल है, इसको कल्पना किया जो भारहीन होता है, और इसका घनत्व भी बहुत कम होता है, इसमें प्रत्यास्था भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे ईथर का जो है इन्होंने एक लिया, और इसके अंदर जो है प्रकाश को डाला, प्रकाश इसके अंदर संचरण कराया। तो इसके अंदर उसके सभी गुण, ईथर जो है प्रकाश तरंगों के संचरण के लिए सभी आवश्यक गुण माना गया। और चूँकि प्रकाश की तरंग की लंबाई भी छोटी होती है, इसलिए उनके रंगों का अभ्यास तरंग की भिन्नता के कारण ये सब ईथर हमारे लिए अच्छा रहा। अच्छा मतलब तरल है। ये हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है इनका, और इसी में ईथर में इन्होंने इसका प्रयोग किया। और दूसरा द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है। तो द्वितीयक तरंगिकाओं में आप ये समझिए कि जब किसी माध्यम में कोई तरंग स्रोत तरंग उत्पन्न करता है, तो उसके चारों ओर स्थित ईथर, चूँकि ईथर में है तो ईथर के कण में भी कंपन होने लगता है। तो जब माध्यम का वह पृष्ठ जिसमें सभी कण समान कला में, मतलब एक फेज में कंपन कर रहे हो, तरंगाग्र मैंने आपको बताया, तो उसी को हम तरंगाग्र कहते हैं। द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत में पहला यही है कि तरंगाग्र कहते हैं। जब किसी माध्यम में कोई तरंग स्रोत तरंगे उत्पन्न करता है, तो स्रोत का माध्यम ईथर के कण भी कंपन करते हैं, और वह माध्यम जिसमें सभी कण समान कला में हों उसमें वह तरंगाग्र कहलाता है। और इनके संचरण की दिशा लंबवत होगी। हम जो है ऊपर मतलब लंबवत मतलब समकोण, ऊपर नीचे। माध्यम में जहाँ भी तरंगाग्र वो कण पहुँचेगा, वहाँ पर प्रत्येक कण एक नया तरंगाग्र एक स्रोत बन जाता है, जिससे एक नई तरंग बनती है और सभी दिशाओं में फैलती है। तो यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं, मतलब दूसरी तरंगे जो है आपकी उत्पन्न हो जाती है। पहली तो आपका हो गया, और दूसरा माध्यम में जब होता है, तो इसी प्रकार से तीसरे में ये आगे तरंग चलती रहती हैं और तरंगाग्र बनते रहते हैं।
अब देखते हैं कि इनका नियम क्या है। हाइगेंस के सिद्धांत के तरंगों का परावर्तन, तो आप अक्सर हाई स्कूल में देखे होंगे, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण आई और आर। तो इसी को परावर्तन का दूसरा नियम भी कहते हैं। आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर। ये देख लीजिए बीच में आई आर ये बराबर होते हैं। ये आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। आगे हम देख लें तो इसी को साइन आई अपान साइन आर कर देते हैं। तो इसे हम स्नेल का अपवर्तन नियम कहते हैं। एक लाइन में आपसे पूछा जा सकता है ये। और इसके अंदर और देखें अगर आप, तो जल में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल अपेक्षा कम होगी। ज़रूर होगी, क्योंकि जल में घनत्व होता है और सघन माध्यम है, तो इसलिए जल में प्रकाश की चाल जो है वायु की चाल की अपेक्षा कम होगी। ये एक नंबर का सवाल इस तरह से भी आ सकता है। और फोको और फ्रेंजल, ये दो वैज्ञानिक का नाम याद रखिए। फोको और फ्रेंजनल के कार्यों ने हाइगेंस के तरंग सिद्धांत को अधिक बल दिया। इन्होंने ही इन तरंग सिद्धांत को हाइगेंस के मतलब पूरी तरह से पुष्टि इसकी इन्होंने की। और छोटे छोटे एक नंबर के आपको सवाल आते ही हैं। जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो कौन सा लक्षण बदल जाता है? उसका तरंग दायरे बदल जाता है। जब कोई भी आप करेंगे, प्रकाश तरंग सिद्धांत के तरंगों की प्रकृति को अनप्रस्थ बताया गया किसके द्वारा? फ्रेंजल द्वारा। तो ये एक एक नंबर के इस तरह से सवाल आते हैं। दो माध्यमों की सीमाओं में तरंग की आंशिक परावर्तन व परागमन होता है। मतलब दो माध्यम की सीमाओं पर अगर आप तरंगों का आंशिक परावर्तन और परागमन होता है। और विभिन्न बिंदुओं से निकलने वाली जो द्वितीयक तरंगिकाएँ होती हैं वो व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं। और आई अपान आर को हम हाइगेंस तरंग सिद्धांत कहते ही हैं। तो इस तरह से एक एक नंबर के सवाल भी आपको आएंगे। और बड़े सवालों में देखें तो हमेशा ये पूछता है हाइगेंस का द्वितीय तरंग का सिद्धांत बताइए, और सिद्धांत के आधार पर परावर्तन अपवर्तन का स्नेल नियम वगैरह ये सब बताइए, स्नेल का नियम बताइए। इस तरह के सवाल आते हैं। तरंगाग्र किसे कहते हैं, तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं। तो ये मैं छोटा ही वीडियो रखना चाहूँगा, क्योंकि इसके अंदर आपका क्लास 11 लगभग कंप्लीट होता है। क्लास 11 में 3 चैप्टर थे। 3 चैप्टर जो है हम लोगों ने यांत्रिक तरंगों की चाल, परिणामी तरंगों की चाल, तरंगों का परावर्तन अपवर्तन, जिसके अंदर द्वितीयक तरंगिकाओं का हाइगेंस को समझ लिया। ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। अब इसके बाद कक्षा 12 में आपके 5 चैप्टर हैं, जिसमें छोटे छोटे ही हैं। तरंगों का अध्यारोपण है, विवर्तन, विस्पंद और अप्रगामी तरंग, डॉपलर प्रभाव, इसको हम लोग देख लेंगे। अब अगर इसमें आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको हम तरंग की तीव्रता देखिए I=n² समानुपाते हमने बताया था। इसका कल आप लोगों ने लिया भी होगा स्क्रीनशॉट। इसका सूत्र ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि अक्सर कभी कभी सूत्र भी पूछ देता है। बड़ा छोटा सा सूत्र है, देखिए तीव्रता का, तरंग की तीव्रता का, इसको याद रख लीजिएगा। 2π² PV है और घनत्व है, वो P नहीं घनत्व है आपका। और इस तरह से तरंगाग्र का भी आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लें, सवाल का भी आप इसको स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं। ये अक्सर पूछ देता है, क्योंकि वर्ग के अनुपाती होता है तो सिर्फ वर्गमूला निकालना होता है, तो 1-2 नंबर में ज़रूर पूछ देता है, ये निश्चित पूछता है। और उसके बाद तरंगों का अपवर्तन, इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद हाइगेंस को तो ज़रूर, ये आप मान के चलिए, देखिए यहाँ पर चित्र द्वारा भी दिखाया गया है कि एक यहाँ हुआ तो फिर ये यहाँ आगे बढ़ा। तो इस तरह से हर कण जो है अपना द्वितीयक तरंगाग्र बनाता रहेगा और लंबवत रहेगा। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, और ये निश्चित आने वाला क्वेश्चन है। और उसके बाद फिर आप ये आपतन परावर्तन का दूसरा नियम हाइगेंस के चित्र के अनुसार, इसको भी आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं। और उसमें बस ज़्यादा नहीं, जो मतलब का है वही लिखना है। और स्नेल का नियम क्या है ये बता दीजिए।
और प्रतिध्वनि क्या होती है? तो प्रतिध्वनि जब आप पहाड़ी पर चढ़ते हैं बोलते हैं तो उसी दूर से 1 सेकंड बाद आपको कोई आवाज़ सुनाई देती है, तो वही आपकी पहाड़ी की प्रतिध्वनि होती है। इको बोलते हैं जिसको, जैसे लाउड स्पीकर आप बजाते हैं तो वो आवाज़ आती है पलट के, तो उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। इस पर एक सवाल भी आप लगा सकते हैं, जैसे कि एक बालक जो है ध्वनि की प्रतिध्वनि एक पहाड़ी पर आप जोर से बोल रहे हैं, 1 सेकंड बाद आपको सुनाई देता है, मतलब 1 सेकंड जाने में लगा होगा, 1 सेकंड आने में लगा होगा। यदि वायु में ध्वनि की चाल 340 मीटर है तो दूरी बताइए बालक पहाड़ी से दूर कितना है। तो ध्वनि की चाल आपको पता है, प्रतिध्वनि आपको 1 सेकंड में सुनाई दे रही है तो 2 बार में सुनाई देगी, तो पहाड़ी की दूरी निकालनी है, समय तो 2 सेकंड लगेगा आपका। तो प्रतिध्वनि सुनने में लगा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये होता ही है आपका सूत्र। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी आपकी वहाँ पर जाने में, एक बार आने में 2D 2 बार लगेगा, और v आपकी 340 दिया ही हुआ है, और समय आपका 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड का आपका यहाँ पर 1 सेकंड में मान रखिए। दूरी को आपने 2D ले लिया है, इसलिए 2 सेकंड करने की ज़रूरत नहीं है। दूरी आपकी 2 आ गई, 1 सेकंड बाद सुनाई दे रहा है, तो जो D आया वो आप यहाँ 1 सेकंड, T 1 सेकंड आपको दिया ही हुआ है, रख लीजिए 2D, क्योंकि एक बार जाने में लगेगा, एक बार आने में लगेगा, तो 1 सेकंड बाद उसको सुनाई दे रही है, तो मतलब 30 सेकंड में आपकी ध्वनि गई और 30 सेकंड में आपको सुनाई दी, तो 1 मिनट हो, सॉरी 1 सेकंड हो गया। तो 1 सेकंड मतलब हाफ सेकंड में गया, हाफ सेकंड में सुना, तो 1 सेकंड यहाँ हो गया पूरा, और 2D आपकी दूरी हो गई, बटा 340 कर देंगे, D की दूरी आ जाएगी आपकी 170 मीटर। तो इस तरह से एक सवाल भी आ सकता है, ठीक। और एक प्रकाश की चाल का सूत्र जानते हैं, v इक्वल टू c/n, ये प्रकाश की चाल का सूत्र होता है। तो v इक्वल टू c क्या है? प्रकाश का वेलासिटी है 3, याद रखिएगा, जीके भी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये प्रकाश की चाल है। और n अगर आवृत्ति दिया हुआ है 1.5 अपवर्तनांक आपको, तो यहाँ बटा कर दीजिए, और इससे प्रकाश की चाल आपको देखिए इतना आ जाएगा। 3 में 1.5 का भाग कर दीजिए, 2 आएगा, और ये 10⁸ है, तो 10⁸ ही वैसे ही रहेगा, 10 के आगे 8 शून्य, और मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से आप सवाल भी लगा सकते हैं। तो हमारी समझ से ये कक्षा 11 का लगभग यहीं पर ख़त्म होता है, और हम लोग अब कल से 12 का देखेंगे, और कोशिश करेंगे ज़्यादा, कम से कम वीडियो में, कम से कम समय में 11 को 1-1.5 घंटे में एक चैप्टर ख़त्म कर लिया जाए। थोड़ा आप लोग सुने, अगर कुछ कमी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि सर इस पर थोड़ा, लेकिन यह है कि जो मैंने आपको पहले में बताया है वो हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम थ्योरेटिकल, थोड़ा सा न्यूमेरिकल कवर करते हुए चल रहा हूँ, ताकि 300 नंबर, 60 नंबर के 5 पेपर हैं, मान लीजिए 6×5 30, 300 नंबर। तो इस 300 नंबर में अभी तक हमारे जितने बच्चे हैं 150 से कम कोई नहीं पाया है, सब में 30 नंबर करीब मिल जाता है। लेकिन आपको सारे क्वेश्चंस लिखने होंगे, करने होंगे, 22-23 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें आप छोटे छोटे क्वेश्चंस को थोड़ा आवाज़ सुनते रहिए, आवाज़ सुनिएगा, वीडियो भी देखिएगा, क्लास में भी, तो सारी चीज़ें फिर क्लियर हो जाएंगी। 75% से नीचे नहीं आने वाला इसके अंदर, अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर देंगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों आपका।